Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook, Port Peshawar. And we completed the unit number 5, gravitation, and in our previous lecture we done up to the conceptual question number 7, and last two conceptual questions are remaining. So let's start. The statement of the conceptual question number 8 is moon is attracted by the earth, why it doesn't fall on the earth. कि मून जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है लेकिन फिर भी वो अर्थ की तरफ जो है वो फॉल नहीं होता. तो हमारे पास जो है वो मून कंटिन्यूसली वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद द टेंजेंशियल वेलोसिटी v. दैट टेंजेंशियल वेलोसिटी v जो है वो क्या करती है, वो मून को कंपेल करती है कि वो इस सर्कुलर ऑर्बिट से बाहर चला जाए. लेकिन वो सर्कुलर ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं जाता? ड्यू टू द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड अर्थ दैट कंपेल टू मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट. लेकिन वहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि हम ये भी देखते हैं कि मून हमारे पास दो फोर्सेस के अंडर आ रहा है. वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं? वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. सेंट्रीपिटल फोर्स कीप्स द मूव इन मून इन द सर्कुलर ऑर्बिट एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ट्राइज टू मूव the moon away from the circular orbit. So due to that, centrifugal force doesn't allow the moon to fall towards the earth and compel to move it in the circular orbit. आंसर हमारे पास इसका इस तरह से आ जाएगा. आंसर नंबर 8, moon is a natural satellite that revolves around the earth in the circular orbit with the tangential velocity v as shown in the figure. हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो वो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ मूव करता है. टेंजेंशियल वेलोसिटी मीन्स दैट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ द 90 डिग्री. ड्यू टू दिस velocity the moon always tries to move away from the circular orbit. However, due to the gravitational attraction between the moon and earth that compels the moon to revolve in the circular orbit, two forces acts on the moon, that is the centripetal force and the centrifugal force. The centripetal force compels the moon to move in the circular path and the centrifugal force tries to move away from the circular orbit. So the centrifugal force doesn't allow the moon to fall towards the earth and keeps the moon move in the circular orbit. तो इन दो फोर्सेस की वजह से हमारे पास मून जो है वो अर्थ की तरफ फॉल नहीं होता. हाउएवर इनके दरमियान अट्रैक्शन है लेकिन इन दो फोर्सेस की वजह से वो अर्थ की तरफ फॉल नहीं होता और वो उसको कंपेल करती है टू मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट. लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट हमारे पास है कि वाई फॉर सेम हाइट द लार्जर एंड द स्मॉलर सैटेलाइट मस्ट हैव द सेम ऑर्बिटल स्पीड. कि हाइट अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा और हम एक ही हाइट ले लें तो हमारे पास लार्जर और स्मॉलर सैटेलाइट जो है वो सेम ऑर्बिटल स्पीड के साथ मूव करती हैं. तो ऐसा क्यों होता है? इफ़ यू रिमेंबर इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिराइव एन इक्वेशन फॉर द ऑर्बिटल स्पीड दैट इज़ v इज इक्वल टू √gme डिवाइडेड बाई re प्लस h. इस इक्वेशन को अगर हम देख लें तो हमारे पास यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि दैट द टेंजेंशियल स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट बट इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द अर्थ. तो इसी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि वो मूव कर रहा है, स्मॉलर सैटेलाइट है या लार्जर सैटेलाइट है, वो सेम हाइट पर सेम स्पीड के साथ मूव कर. 9 हमारे पास आ जाएगा कि सबसे पहले हम ऑर्बिटल स्पीड को डिफाइन कर देते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास है क्या. क्रिटिकल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ टू कीप ऑन मूविंग अराउंड द अर्थ the earth at a specific height is called orbital speed. कि हमारे पास जो क्रिटिकल स्पीड है किसी भी सैटेलाइट की कि वो मूव करे, कि वो एक स्पेसिफिक हाइट पर अर्थ के अराउंड जो है वो मूवमेंट करे, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं. द ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट की इक्वेशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन जो डिराइव की थी हमने, इफ़ यू रिमेंबर, दैट इज़ v इज इक्वल टू gme डिवाइडेड बाय r. हमारे पास ये इक्वेशन आई थी लेकिन जब हम हाइट के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से आई थी, दैट इज़
ME डिवाइडेड बाय R प्लस H। तो हमारे पास आ जाएगा कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन, इट इज़ क्लियर फ्रॉम above equation that the orbital speed does not depend on the mass of satellite but depends upon the mass of earth, which means that a lighter and heavier satellite move with the same orbital speed at the same height। कि हमारे पास अगर सेम हाइट हो तो लाइटर और हैवियर सैटेलाइट जो है वो हमारे पास सेम ऑर्बिटल स्पीड के साथ मूव करेगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल स्पीड मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती, बट इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द अर्थ। तो इसी वजह से वो हमारे पास क्या करेगा, सेम ऑर्बिटल स्पीड के साथ मूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल ऑन पेज नंबर 147। न्यूमेरिकल नंबर 1 इज Pluto's moon's terrain is unusually large considering Pluto's sides, giving them character of a double planet. Their mass are 1.25 multiplied by 10 raised to the power 22 kg and 1.9 multiplied by 10 raised to the power 21 kg. And their average distance from one another is 1.96 multiplied by 10 raised to the power 4 kilometer. What is the gravitational force between them? कि मास ऑफ प्लूटो जो हमारे पास है वो हमारे पास 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 22 kg है, और उसका मून जो हमारे पास है वो हमारे पास 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 21 kg है। तो उन दोनों के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो भी आप लोगों को मेंशन किया गया हुआ है कि यहाँ पर आप लोगों ने ये फाइंड करना है कि इन दोनों के दरमियान हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितनी है, तो वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमारे पास आ जाएगा गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमारे पास क्या क्या है कि हमारे पास मास ऑफ द प्लूटो गिवन है, मास ऑफ द प्लूटो दैट इज M1, हम इसको दे देंगे, वो हमारे पास है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 22 kg। मास ऑफ द मून्स प्लूटोज मून्स हमारे पास जो है वो आ जाएगा दैट इज M2 इज इक्वल टू 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 21 kg। डिस्टेंस बिटवीन द प्लूटो एंड द मून इज, इन दोनों के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लूटो एंड मून इज, वो हमारे पास कितना है, दैट इज R इज इक्वल टू, वो हमारे पास है 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 किलोमीटर। तो हमारे पास आ जाएगा 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4, और किलो हमारे पास है 10 रेज़ टू द पावर 3, तो हमारे पास आ जाएगा 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3, तो हमारे पास आ जाएगा 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 मीटर। क्योंकि हमने डिस्टेंस को मीटर में लेना है यहाँ पर, तो हमारे पास वो आ जाएगा मीटर में
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो हमारे पास आ जाएगा G इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। रिक्वायर्ड हमारे पास आ जाएगा, रिक्वायर्ड में हमारे पास आ जाएगा, हमने क्या फाइंड करना है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लूटो एंड द मून फाइंड करना है। तो हमारे पास वो क्या है कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन डिराइव हुई थी वो हमारे पास क्या थी कि Fg इज इक्वल टू GMEm डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फार्मूला प्लस सोल्यूशन। तो फार्मूला प्लस सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, वो हमारे पास आ जाएगा यूजिंग लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। हमारे पास उसके मुताबिक हमारे पास जो इक्वेशन डिराइव हुई थी वो हमारे पास थी कि दैट इज Fg इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो हमारे पास Fg हमने क्या करना है, फाइंड करना है। पुटिंग द वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम सारी यहाँ पर पुट अप कर देंगे। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m1 हमारे पास है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 22 kg मल्टीप्लाइड बाय 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 21 kg। इक्वेशन आप लोगों ने इसके साथ जो यूनिट है वो मस्ट लगाना है ताकि आप लोगों को फिर सोल्यूशन में आसानी हो। और हमारे पास R आ जाएगा 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 मीटर होल स्क्वायर के बराबर। तो हमारे पास आ जाएगा कि Fg इज इक्वल टू, इन तीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.841 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 21 किलोग्राम मीटर जो हमारे पास स्क्वायर है वो हमारे पास इन दोनों किलोग्राम्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.96 को ओपन करने से हमारे पास इसका आ जाएगा 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 2s आर 14 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। Fg इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15.841 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 प्लस 22 प्लस 21 न्यूटन डिवाइडेड बाय 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 14। इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 22 एंड 21 हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 4 43 से जब हम -11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Fg इज इक्वल टू 15.841 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 32 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि साइन हमारे पास हमेशा ग्रेटेस्ट फिगर का लगता है। तो नीचे हमारे पास वही वैल्यू इसी तरह से आ जाएगी। अब नीचे वाली वैल्यू का जो पावर ऑफ 10 है उसको भी हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.841 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 32 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -14। नीचे प्लस था, ऊपर जब चला जाएगा तो ये हमारे पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3.84 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। Fg इज इक्वल टू 15.841 को डिवाइड कर देंगे हम 3.84 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 32 -14 से हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर 18 न्यूटन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लूटो एंड इट्स मून। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। Practice this numerical at your home again and again for better understanding. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.